डिक्लाइन का मतलब है उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस फेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? हम अपने प्रोडक्ट में कोई एक्चुअली मॉडिफिकेशन दे दें, कोई नया फीचर उसमें ऐड कर दें, ठीक है, या हमने कोई नया फीचर नहीं ऐड, हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को कन्विंस कर दिया कि जी इसमें कुछ नया, नई पैकिंग, नई नया कलर, ठीक है, लेकिन हमने वो वर्ड न्यू 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 लोगों के माइंड में है, वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू फॉलो इन द डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज का मतलब है कि अब डिमांड कम होना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी, और वो स्टेज होगी जब इस प्रोडक्ट को कोई और खरीदना नहीं चाहता। इस स्टेज पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाना कब तक है, ठीक है, अगर वो रिसोर्सेज जो मैं इस प्रोडक्ट के लिए यूज कर रही हूँ वो कहीं और यूज ही नहीं होने, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना चाहिए। चलो सेल सेल तो हो रही है ना, तो हम उसको कंटिन्यू रखें, इवन ब्रेक इवन पे भी ये मुझे अफोर्डेबल है, खर्चे तो पूरे कर रहा है अपना, ठीक है, लेकिन अगर यही रिसोर्स हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं जो मुझे अभी ग्रोथ स्टेज में है, तो हो सकता है कि हम इसको बहुत अब्रप्टली यहीं पे क्लोज कर दें। हम वेट नहीं करेंगे ये कब अपनी मौत मरेगा तो तब हम मशीन और दूसरी चीजों को स्क्रैप करेंगे, सेल करेंगे। हमें पता है कि ये मशीन, ये रिसोर्सेज अगर हम प्रोडक्ट बी में लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो रेवेन्यू भी ज्यादा आ जाएगा और हमारा फायदा भी ज्यादा हो जाए, बजाय इसके कि हम इसको एक एक गिनते करते रहे। तो ये आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है। लाइफ साइकिल मॉडल इन 4 फेजेस पे, ये आसान सा मॉडल है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पहला फेज क्या है आपका? इंट्रोडक्टरी फेज या इंट्रोडक्शन। क्या कर रहे हैं आप इनिशियल फेज में या इंट्रोडक्शन में? आप अपनी मार्केट को जो है वो बता रहे हैं कि ये एक नया प्रोडक्ट आ गया और आप आए और इसको खरीदें, ठीक है। सेल्स हो रही है, सेल रेवेन्यू लेस है, कॉस्ट ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं होता। क्लिक कर गया, हम ग्रोथ फेज में चले गए, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, मेरे पिछले एक्सपेंसेस भी सारे कवर हो जाएंगे और हम प्रीमियम प्रॉफिट भी स्टेट पे अर्न करेंगे। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट देखेंगे तो अब दूसरे लोग आना शुरू हो गए। फाइनली मेरा मैच्योरिटी फेज आ गया, सेल्स डिमांड स्टेबल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितनी आएगी, और जिसका मतलब है हमें ये भी पता है कि इससे कैश फ्लो कितना आएगा, ठीक है। इसी मॉडल को अभी हम जो एक नेक्स्ट मॉडल है बॉस्टन कंसल्टिंग मॉडल, उसमें अप्लाई करेंगे। फिर आ जाते हैं इसका डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज से पहले एक आपके पास एक्सटेंशन फेज है, ठीक है। कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं? either by adding new features to your product or simply by again investing a lot in the investment advertisement, heavy advertisement दोबारा दोबारा करके लोगों को बता रहे हैं न्यू पैकिंग, न्यू कलर, तो उससे भी क्या होता है कि साइकोलॉजिकली माइंड में आ रहा है कि नहीं नया कुछ इसमें शायद आ गया है, और आपकी सेल्स जो है वो कंटिन्यू रहती है। फाइनली डिक्लाइन फेज है, उसने डिक्लाइन में जाना है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपने देखना है कि आपको किस जगह पर, किस स्टेज पर डिक्लाइन फेज में इसको खत्म कर देना। अगर वो रिसोर्स किसी और चीज के लिए नहीं यूज हो रहा तो फिर तो आप उसको ब्रेक इवन तक ले जाएं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके इस प्रोडक्ट की वजह से कोई और प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, तो फिर भी हम इसको खत्म नहीं करेंगे, हम इसको ब्रेक इवन पर भी चलाते रहेंगे कि ठीक है यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वजह से मेरी दूसरी चीजें जो है वो बिक रही हैं, क्योंकि जनरली ये प्रोडक्ट वो था जिसने आपको एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश किया, लोगों को ट्रस्ट आप पे एस्टेब्लिश किया, लोगों को लॉयल बनाया, कस्टमर को लॉयल बनाया, तो आपने कभी इसको चलता ही रहने दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरी दूसरी चीजें जो है वो भी सेल हो रही हैं। तो ये है जी आपका लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, लेकिन सारे प्रोडक्ट इस सारी स्टेजेस से नहीं गुजरते। बहुत सारे प्रोडक्ट यहीं पर अपनी मौत मर जाते हैं, जो इन्वायरमेंट में क्लिक ही नहीं किए, या आपने जो सोचा था वो वैसे फीचर्स जो है वो डिलीवर ही नहीं कर सका, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो प्रोडक्ट आगे जो नहीं जाता, जो क्लिक कर जाएगा, ग्रो करेगा, ये लाइफ साइकिल मॉडल सिर्फ उस पर जो है वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन आपके हर सॉरी हर फेज में
आपकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, या आपकी जो स्पेंडिंग है ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये चारों चीजें हर स्टेज पर डिफरेंट होंगी और इन्हीं को लेकर हम डिसीजन करेंगे कि अब हम कौन सी स्टेज पे जो है वो एंटर हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें हम कॉस्ट इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। किसके लिए? उसने कहा कि लाइफ कॉस्टिंग cycle costing can be important in a new product launches, as a company will of course wants to make a profit from the new product and the technique considers the total cost that must be recovered. This will include, ये आपने 8 कॉस्ट को रट्टा लगा कर लेना कि याद कर लेना है। लाइफ साइकिल का कोई भी मॉडल आ रहा है, ये बीच में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं आपको उसने कहा जी प्रोडक्ट नई स्टेज पे है, कौन सी कॉस्ट आई होगी? R&D एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कुछ आपको ऑलरेडी भी नॉलेज में ये सारी चीजें। मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पहले कुछ प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई मशीनरी लगानी पड़ेगी, कोई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, फिर करेंगे। फिर हमें उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बेयर करनी है, और हमने ये भी देखा कि हमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी करनी है और हैवी करनी है स्टार्ट में। ठीक है, सेटअप की अपनी कॉस्ट होती है। समटाइम्स आप मशीन लाते हैं, उसको इंस्टॉल करने, उसको लगाने के लिए वो पैसे लेते हैं, उसको रन करने की एक कॉस्ट होती है। ठीक है, हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सपेंड करने पड़े। ठीक है, पहले आप जो चैनल यूज कर रहे थे वो आपको या तो आप उसको नए प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं करना चाह रहे, या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मजीद बोझ बर्दाश्त करते, तो आप नए चैनल्स ले लेते हैं। स्पेशली अगर आप फैशन गुड्स या कोई प्रीमियम गुड्स में जाते हैं तो फिर आप चैनल्स भी रिस्ट्रिक्टिव यूज करते हैं, हर एक के पास नहीं वो चीज लेके जाते हैं। ग्रोथ में ऑब्वियसली आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ सकती है। ठीक है, नई मशीन, नया प्लांट और समटाइम्स नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ सकती है, और इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल हमें पता है, अब इसमें दो कॉस्ट होती है, एक परमानेंट, एक फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो वो जो अगर आपने एक से दूसरी फैक्ट्री लगाई तो परमानेंट वाले हिस्से में भी इंक्रीज आ जाएगा। डिक्लाइन फेज में क्या होगा, आपको मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और कॉस्ट टू कीप सेल्स, यानी कि आपको बस उतना सा एडवर्टाइजमेंट के लोग देखते रहे और इसको कर लें। विड्रॉल में क्या करना है, अब आपने डिसाइड कर लिया इसको खत्म करना, तो एसेट डीकमीशनिंग कॉस्ट होगी, एसेट्स को लेना, स्क्रैप करना। मशीन खड़े खड़े नहीं आप बेच सकते, हो सकते वो इरेक्टेड हो, मशीन जमीन में फिक्स्ड हो, तो आपको देखते हैं पॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो सकता है। आपने कहा कि इस मशीन को हम थोड़ा बहुत चेंज करें तो ये किसी दूसरे काम आ जाएगी, या उस बिल्डिंग को आपने किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज करना है तो आपकी रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और रिमेनिंग वारंटीज टू बी सपोर्टेड, अगर स्टिल कोई वारंटीज हैं जो आपने दी हुई है तो आपको वो खर्चा भी जो है वो बियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जर्नल सी जो है वो कॉस्ट है कि किस स्टेज पर क्या कॉस्ट जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ती है। अब वो आपको कोई भी प्रोडक्ट उठा के दे दे, आपको ये सारी चीजें वहां पे इजीली जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फायदा क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने का। क्या जरूरत पड़ी है कि बैठे हर प्रोडक्ट को देखते रहें कि भाई ये इंट्रोडक्टरी फेज में है, ये ग्रोथ फेज में है, ये मेच्योरिटी में है, या ये डिक्लाइन फेज में चला गया। पहला जो सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप जब इसको एनालिसिस करते हैं तो ये आपको आपकी पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। एक आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इंट्रोडक्टरी फेज में है, कुछ कुछ ग्रोथ में है, कुछ मेच्योरिटी पे है, कुछ डिक्लाइन में। कहाँ कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुनाफा देंगे? जो ग्रोथ में है।
ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा भाई ये वाला जो है इस पे मुझे अभी स्पेंड करना है, यहाँ से ज्यादा मुझे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि आप कैसे को ये बताएगा कि आपने टेक्निक्स कैसे यूज करनी है कॉस्ट को रिड्यूस करने की ओवर द लाइफ टाइम। न्यू प्रोडक्ट है, ग्रोथ में जा रहा है, तो आप महंगी से महंगी मशीनरी भी ले आएंगे, अर्जेंटली लेकर आएंगे चीजें, लेकिन मेच्योरिटी में है और आपको लग रहा है कि प्लांट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो अब आप चेंज नहीं करेंगे, आप उसको मॉडिफाई करने की, कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसे कहा कि जी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो वो तो जनरली हाई प्राइस पे ही होता है, लेकिन समटाइम्स कंपनी क्या करती है, एक नए प्रोडक्ट को कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करके जब वो एक मार्केट ट्रस्ट गेन कर लेते हैं तो प्राइस को राइज कर देता है। तो उसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट अपनी लाइफ के किस हिस्से पे है। आप एक मेच्योर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट पर नहीं बेच सकते। ठीक है, और ग्रोथ फेज में जो प्रोडक्ट है तो नहीं बेचना चाहेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा जी आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कैसे रेट करेंगे। R&D ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जो इंट्रोडक्शन फेज से ज्यादा आगे जा ही नहीं रहे, सक्सेसफुल काम कर रहा है। R&D की वजह से आपके ज्यादा प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में है, आप सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल बताया किस वाले पर टाइम और कॉस्ट और फंड्स जो है वो स्पेंड करें। फिर जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने फ्यूचर पॉलिसीज जो है वो उनको बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये बेनिफिट्स हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के। क्या लेसन है जी, पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, आप R&D की कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी या प्राइस सेटअप करने में ये मॉडल हेल्प करता है। और उसके अलावा ये मॉडल क्या करता है कि ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट से प्लान से कंपेयर करता रहता है और आपको बताता है कि कहाँ कहाँ आपने गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को रिपीट नहीं करें। ठीक है, इसी के बाद इसकी एक्सटेंशन जी मैनेजमेंट के लिए इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो बना रहे हैं ना, प्रोडक्शन मैनेजर वो सारी चीजें खर्चे देख रहे हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या उसमें होगा, तो उसने कहा सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल कंपनीज कौन सी होती हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेस ही होता है, ये भी सही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कंपनीज होती है जो ऑनर्स जिनको चला रहे हैं। उसे कहा कि वो हमेशा नई नई मार्केट्स में घुसने की कोशिश कर रही है, मार्केट ग्रो ऑब्वियसली हर एक का दिल कर रहा है उसका बिजनेस ग्रो करे। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्टरी फेस है उसमें जो आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आएगा वो कंपनी को डिटरमिन करेगा कि वो नेक्स्ट टाइम इस मार्केट में फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, फर्दर पेनिट्रेट कर सकती है या नहीं कर सकती। फिर से कहा कि एंटरप्रेन्योर कंपनीज वो हैं जो फर्स्ट ट्राई करती हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, यानी कि इन्होंने रिस्क लिया, हाई रिस्क है और हाई हाई रिस्क है तो ये हाई प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी कॉशियस कंपनी। कॉशियस कंपनी वो है जो बैठ के देखते हैं, अच्छा देखते हैं इसने लॉन्च किया इसके साथ क्या सलूक होता है, घर बार आ गया मार खा के तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, आगे चला गया तो हम भी पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये कॉन्शियस कंपनी है, थोड़ा डिले करके एंटर होती हैं, तो प्रॉफिट में से ये हिस्सा तो जरूर लेती है लेकिन ये उतना प्रॉफिट अर्न नहीं करती जो पहली वाली कंपनी जो है वो उसने कर लिया। फिर से अगर कि कंपनी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का जो अपने मेच्योरिटी फेज में है उसको लेकर नई मार्केट में एंटर नहीं होती। ठीक है, जब तक उनको ये नजर आए कि यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए कि बहुत सारे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सुनते हो, प्रोडक्ट जो दूसरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं हमारे यहाँ वो पॉपुलर हो रहे होते हैं, उधर वो अब मेच्योरिटी फेज से निकलने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो पॉपुलर हो रहे होते हैं, नए होते हैं, हमारे यहाँ डिमांड उसकी ज्यादा हो गई।
तो आपने ये देखना है कि आप किसी भी ऐसी मार्केट में नहीं एंटर हो अपनी मेच्योरिटी फेज में जहां आपको नजर आ रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा नहीं होगी। कॉमन सेंस भी यही कहती है। ठीक है। तो ये जो मार्केट में किस टाइम एंटर होना है किस टाइम एग्जिट होना है, भी ये जो आपका लाइफ साइकिल मॉडल है, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से प्रोडक्ट को लेकर आपने क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड करनी है। चलिए जी एग्जाम्पल पर आए। Discuss, sorry, Glory is a series of high-end smartphones and tablets designed, manufactured, and marketed by Marvel Group. Marvel Group, MG, is highly regarded for innovative product designs and aggressive marketing campaigns. The mobile phone industry is one of the fastest growing sector of economy, where a number of competitors attempt to outperform each other in terms of product design, feature, and pricing. का हिस्सा है, उसने एक फोन बनाया है ग्लोरी। ठीक है, क्या है ग्लोरी? हाई एंड स्मार्टफोन है। और उसने कहा कि जी एमजी जो है ना उसको बड़ा इनोवेट वो कंसिडर किया जाता है कि ये नई नई फीचर नए नए डिजाइन है वो लेकर आता है। तो मोबाइल इंडस्ट्री यानी कि ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ठीक है। उसने कहा कि क्योंकि ग्रोथ सेक्टर है, बहुत ज्यादा कंपेटिटर है और हर कंपेटिटर कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे को मात देकर खुद आगे। And in the process of introducing new series of foldable smartphones, Glory Ultimate, that should be avoided by industry. सोच रही कि वो तरह जो मोबाइल होता है एक नया अनोखा जो है वो आगे। The management of MGA tends to adopt life cycle costing for Glory Ultimate. जिसका benefit that MGA पढ़ के बताने का क्या फायदा? क्वेश्चन ही पढ़े चलो जरा अपना दिमाग लगाना है। आंसर बाद में पढ़े, बल्कि मैं इसको नीचे ही कर बुक से ही बैठे अभी हमने ऊपर पढ़े क्या इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले क्या थी? प्रॉफिटेबिलिटी। पहले इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। फिर इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। अगर आपने यानी कि वो याद किया हो तो इसको आंसर करना इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या कह रहे हैं अगेन देखें, पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखें लॉन्च करने से पहले। उसने कहा जी कॉस्ट देखें लॉन्च करने की वजह से और क्या क्या कॉस्ट आ जाएगी। और उसने कहा कि ये दोनों चीजों मिलकर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प करेंगी। ठीक है। पार्ट बी भी वो क्या कह रहे हैं? लिस्ट द कॉस्ट दैट एमजी माइट हैव टू इनकर इन ईच फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ग्लोरी अल्टीमेट। ये अपने रजिस्टर्स पर करें। चारों फेज लिखे हैं, वो जो हमने कॉस्ट देखी है पिछले पेज पर उसको सामने लिखें कि किस फेज पर इसको कौन सी कॉस्ट करनी पड़ेगी।
हो गया। हम्म। चलो जी, इंट्रोडक्टरी फेज में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग, वर्ड बोर्ड। और कोई लिखिए। एक्सपेंशन मैन्यू इंट्रोडक्टरी में कहाँ से आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ग्रोथ फेज में। हम्म। जी, ग्रोथ में सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीज हो सकता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, मैच्योरिटी में। प्रोडक्ट कब आएगी? एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट कब लगाएंगे आप? मैच्योरिटी को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। डिक्लाइन फेज में कॉस्ट ऑफ विड्रॉल,
या डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर के कस्टमर आते रहे, ठीक है। अब वो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री ले तो यही कॉस्ट है, वो चाहे आपको रेलवे इंडस्ट्री दे दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे दे, ऐसा ही है। ओके जी, पार्ट सी में वो कह रहे हैं सजेस्ट स्ट्रेटजीज एमजी में अडॉप्ट टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी फेज ऑफ ग्लोरी। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी फेज को? या वाकई नया डिजाइन लिया या एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से कर ले। क्या कहा उसने? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग डिजाइन, फीचर, पैकेजिंग एक्सेट्रा, कोई भी इनमें से। सेल टू अनटेप मार्केट, नई मार्केट में चले जाओ, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। इस प्रोडक्ट में मैच्योर हो गया, नई में नहीं होगा। और उसने कहा जी रीविजिट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस उसके काम कर दो, प्रमोशन दे दो, बाय वन गेट वन फ्री, या किसी नई चीज जो ग्रोथ फेज में है उसके साथ ऐसा फ्री इसको लगा दो। इनमें से आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। चलिए जरा पास पेपर में देखते हैं, इसको क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों के पास नहीं है पास पेपर्स? इसमें बीसीजी है, बेटी जो पास है उनमें से देख लें किस में ये आया हुआ। मार्च 22 में तो नहीं है ये। आप 23 देख लें, मैं 22 देख लेती हूँ। ऑटम 23। स्प्रिंग 23 में पेस्टल है। चलिए जी, ऑटम 23 इधर देखो। In the bustling city of Urbana, the micro-mobility industry is a fierce battleground for major players, Speedy Scoot, City Riders, and Go Green Bike. Newcomers face significant challenges with high startup costs and strict government rules, ठीक है। अर्बाना सिटी है, ठीक है, काफी बिजी सिटी है, उसमें माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री जो है उसने कहा कि उसके दरमियान काफी फियर्स कंपटीशन चल रहा है। मेजर प्लेयर्स 3 उन्होंने आपको दे दिए। जो नए लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्या है? गवर्नमेंट रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और सेटअप कॉस्ट इनिशियल बहुत हाई है। However, customers enjoy a diverse range of micro mobility options from the existing players, making it easy to switch between them. और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग, वो कस्टमर उनसे बड़ा खुश है और बड़ा इजीली स्विच कर जाता है एक से दूसरे में। To stay ahead, companies use competitive pricing, enhancing loyalty program and unique feature. तो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? वो आपको competitive pricing देती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाती हैं, लॉयल्टी कार्ड्स जैसे कंपनीज दे देती हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें लालच होता है कि भाई इस जगह जाएंगे तो इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरी जगह गए तो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके जी, ये हो गया। As the industry matures, speculation of mergers and acquisition raise the stakes in the micro mobility slowdown. इसके अलावा मार्केट में क्या अफवाहें चल रही है कि बहुत सारी कंपनी मर्ज हो रही है, एक दूसरे को खरीद रही है। The thriving micro mobility sector owes its success in Urbana to its convenience for short distance commutes.
जो अभी माइक्रो मोबिलिटी है वो कहती है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस हैं, इनमें इनकी वजह से जो है हम ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ये लोग ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एस्टेब्लिश प्लेयर्स compete through innovation, technology, pricing, coverage area, and fleet quality. There are numerous suppliers, primarily small to medium-sized firms, offering innovative products. Abana's well-planned infrastructure with dedicated bike lanes and convenient parking nurtures a culture of embracing micro-mobility for short commutes, ठीक है। अरबाना का अपना स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डेडिकेटेड बाइक लेन है, कन्वीनियंट पार्किंग है उसके पास, मीट वाइल एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, केटर पर जर्नी, और एक ट्रांसपोर्ट भी है जो लंबे रास्तों पे या लंबे सफर पर आपको ले जाती है, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन फॉर रेजिडेंट, ठीक है। जो रेजिडेंट हैं उनको सफर के लिए वो बड़े अच्छी जो है वो सहूलतें दे रही है। द रेस फॉर द अल्टीमेट विनर इन दिस डायनामिक माइक्रो मोबिलिटी मार्केट रिमेन अनसर्टन, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग मार्केट टू ऑब्जर्व, ठीक है। अब क्योंकि ये कम्यूट का मसला है, कम्यूट में 7 अल्फाज में ये 3 कंपनी से तो हम फैमिलियर नहीं है, आप 3 वो कंपनीज जिनसे फैमिलियर है उनको कंसिडर कर लें, उबर ले लें, क्रीम ले लें, जैंगो ले लें, ठीक है। कंपटीशन टफ है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जी किधर गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और साथ ही उसने कहा द रेस फॉर कंपनीज मर्जर की तरफ भी जा रही हैं, एक्विजिशन की तरफ भी जा रही हैं। द रेस फॉर द अल्टीमेट विनर इन दिस डायनामिक माइक्रो मोबिलिटी मार्केट रिमेन्स अनसर्टन, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग मार्केट टू ऑब्जर्व, ठीक है। लेकिन ये डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है कि चेंजिंग है, अभी इसमें चेंज आ रही है, बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। Performs a Porter's five forces analysis of Urbana's micromobility industry, include the strength of each force providing supporting arguments. लिखें जी इसको, पोर्टर 5 फोर्सेस खोलें। हम्म, आप ही लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपने लिखना है। पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल खोलो, ठीक है, अपने पास वो रख लें वो टेबल, और उस टेबल को इसमें सेट करें।
कौन सा करता है? वैसे ही करना था, लेकिन पहली लाइन में आपने क्या लिखना था? हाई और लो, बाकी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्सप्लेन करना था। चलिए देखते हैं आपके साथ आंसर टैली होता है एग्जामिनर का या नहीं। जी, क्या आइडेंटिफाई किया था थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स? लो है, हाई है? लो। लो आपने? लो। चले, ये तो अच्छा हो गया जी। पहला पॉइंट, सब्सटेंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्ट एज ए सिग्निफिकेंट बैरियर। आपने क्या, पहले आपने बताओ क्या लिखे हैं? हाई स्टार्टअप कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आपने भी लिखे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। और साथ आप ये तीसरी स्ट्रेंथ लिख सकते थे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लॉयल्टी है क्योंकि उन्होंने लॉयल्टी कार्ड्स दिए हुए हैं। बाइंग पावर ऑफ सप्लाई लो थी, हाई थी? और जूम करो। आपकी क्या थी? हाई लिखी है, क्यों हाई लिखी है? forget about it, if your reason is valid तो ठीक है, क्यों हाई है? नहीं, पहले से बताओ, हाई लिखा है, लो? हाई है, हाई किस वजह से है? न्यूमरस सप्लायर्स होंगे तो हाई होगा। ठीक है, और? हम्म इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, ऑफर कर रहे हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट को क्या ऑफर कर रहे हैं? ये नहीं बताया गाड़ी में क्या इनोवेटिव है। आपने किराए पे गाड़ी लेनी है, तो नई गाड़ियों में इसी क्या हाथ में पकड़ा देंगे हैंड फैन की तरह, ये लोग साथ रख लो। आ गया क्वेश्चन उसका। सप्लाई की बाइंग पावर लो है। गाड़ी आप किसी कोई भी गाड़ी चला सकते, कोई स्पेसिफिक तो नहीं। फ्लां कंपनी की फ्लां मॉडल चलेगा, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हाई, क्यों? ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट लो है, ऑप्शन ज्यादा है। आपने भी ये लिखे हैं, राइवलरी हाई लो है? हाई है, लो नहीं है, हाई है। सारे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं क्यों हाई है। उसने पहली लाइन, पहली की दूसरी लाइन में ये वर्ड यूज कर दिया, फिर इस कंपटीशन का। हम्म और क्या है? पहले ही कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, और स्पेकुलेशन क्या है कि ये भी आपस में मर्ज एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट इन योर एग्जाम। 5 की 5 हेडिंग्स आपकी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल रहा है, ये देखें, ये चीज कहाँ गया पॉइंट, चलें जी। हाई लो क्लियर कट मेंशन करना है, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि आपने कहाँ कंक्लूड किया है इसको, ठीक है। चाहे तो आप यही फॉर्मेट ले लेंगे, सबसे अच्छा और इजी। चलो जी, एक थ्योरी और कर लें। टाइम हो गया, टाइम तो आपका फौरन ही हो जाता है। ओ हो 5 मिनट ऊपर हो गए, और जो हमने इतने मिनट लेट स्टार्ट किया था
कल आके आपने इसके पीछे जो क्वेश्चन थे ना वहां से क्वेश्चन थेरी करनी। ओके।